विद्यार्थियों, द बेगर एक लेसन जो 9th क्लास का है, जिसकी समरी हिंदी में यहाँ पर दी गई है। इस कहानी इस तरह से है। यह कहानी एक भिखारी की दलील से शुरू होती है, जो एक वकील जिसका नाम सेर्गेई है, उसकी दलील है। दोनों के बीच एक दलील है। भिखारी कहता है कि उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। 8 साल तक वह एक गांव के स्कूली छात्र थे। दोनों, वकील और वो भिखारी, पर एक साजिश के शिकार हुए। मतलब एक घटना हुई जिससे उन्हें अपनी प्रतिष्ठा और अपनी नौकरी का खर्च उठाना पड़ा। 1 साल से उनके पास कोई रोजगार नहीं है। सेर्गेई भिखारी के ओवरकोट और चेहरे को देखता है और समझता है कि उसने उसे कहीं और देखा है। भिखारी आगे बताता है कि उन्हें कलुगा प्रांत में एक पद की पेशकश की गई है, लेकिन इसे लेने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत है। सेर्गेई भिखारी की देखरेख करता है, एक दूसरे की तुलना में अधिक है, बड़ी अच्छी देखभाल करता है। उसे अचानक याद आता है कि उसने पहले भिखारी को कहाँ देखा था। वह भिखारी को बताता है कि 2 दिन पहले वह उससे सदोविया स्ट्रीट में मिला था और बाद में उसने दावा किया था कि वह एक छात्र था जिसे निष्कासित कर दिया गया था। भिखारी आश्चर्यचकित है और दावा करता है कि उसके पास यह साबित करने के लिए कागजात हैं कि वह एक गांव का शिक्षक था। सेर्गेई उससे घृणा करता है। सेर्गेई का कहना है कि इस धोखाधड़ी के लिए वह पुलिस को बुलाएगा। इस पर भिखारी ने कबूल किया कि वह एक रूसी गायन का हिस्सा हुआ करता था और नशे के लिए उसे निष्कासित कर दिया गया था। वह कहता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। यदि वह उन्हें सच बताता है, सेर्गेई उसे काम करने के लिए कहता है। वह भिखारी से पूछता है कि क्या वह उसके लिए लकड़ी काटना पसंद करेगा। तो भिखारी स्वीकार करता है। सेर्गेई भिखारी को घर ले जाता है और अपने कुक ओल्गा को, यानी जो उनका जो रसोइया था उसका नाम ओल्गा था, उसे वुड सेट लाने के लिए कहता है। भिखारी के शरीर की भाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने इस काम को केवल गर्व और शर्म से स्वीकार किया है और इसलिए नहीं कि वह काम करना चाहता है। यह भी स्पष्ट है कि वोडका पीने के कारण भिखारी पागल हो गया है और कड़ी मेहनत करने की थोड़ी भी इच्छा नहीं है। सेर्गेई ने ओल्गा और भिखारी को भोजन कक्ष में खिड़की से देखा। वह उन्हें बर्फ से लकड़ियों के बीच अपना रास्ता बनाते हुए देखता है। ओल्गा भिखारी को दया नहीं आ रही है। शेड तक पहुंचने पर ओल्गा ने अपनी कोहनी के साथ भिखारी को अलग कर दिया और गुस्से से दरवाज़ा पीट दिया। फिर वह एक लॉक पर भिखारी सीट देखता है और विचार में खो जाता है। ओल्गा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, गुस्से से थूकता है और उसे डांटता हुआ दिखाई देता है। इस बिंदु पर भिखारी लकड़ी के टुकड़े को काटने के लिए आधे अधूरे प्रयास करने लगता है। अब तक सेर्गेई का गुस्सा गायब हो गया है और वह एक खराब शराबी और शायद बीमार आदमी को ठंड के मौसम में कठोर परिश्रम करने में श्रम महसूस करने लगता है। 1 घंटे के बाद ओल्गा सेर्गेई को सूचित करता है कि सभी लकड़ी काट ली गई है। सेर्गेई उसे भिखारी को आधा रूबल देने के लिए कहता है और यह भी बताता है कि वह हर महीने के पहले दिन लकड़ी काटने के लिए वापस आ सकता है। उसके लिए हमेशा काम करना होगा। अगले महीने की पहली तारीख को वह लकड़ी काटने के लिए आता है और फिर से आधा रूबल कमाता है। हालांकि वह मुश्किल से अपने पैरों पर स्थिर हो सकता है। उसके बाद वह सेर्गेई के यार्ड में कई बार लौटता है और उसे हर बार काम दिया जाता है। लकड़ी को व्यवस्थित करता है और आसनों और गद्दों को धुलता है। हर बार उन्हें 20 से 40 रुपये दिए जाते हैं और एक बार उन्हें पुरानी पतलून भी दी गई थी। जब सेर्गेई एक नए घर में जाता है तो बेफ को फर्नीचर की पैकिंग और घूमने में मदद करने के लिए काम पर रखा जाता है। इस बार वह चुप, शांत और उदास हो जाता है। वह काम करने का दिखावा भी नहीं करता है। वह ठंड में कांपता है और शर्मिंदा हो जाता है जब कोट्स उसके व्यवहार और उसके थके हुए ओवरकोट पर हंसते हैं।
सर्गेई उसके लिए भेजता है और वह कहता है कि वह खुश है कि बिफ काम कर रहा है और शांत है। वह अपने नाम के लिए उत्तरार्ध पूछता है। बिफ का कहना है कि उसका नाम लुक्सॉफ है। सर्गेई उसे एक बेहतर नौकरी प्रदान करता है और लुक्सॉफ से पूछता है कि क्या वह लिख सकता है। जब लुक्सॉफ कहता है कि वह लिख सकता है, सर्गेई उसे अगले दिन किसी को एक पत्र लेने के लिए कहता है जहां उसे नकल का काम दिया जाएगा। सर्गेई उसे कड़ी मेहनत करने, शांत रहने और उसके शब्दों को याद करने के लिए याद दिलाता है। सर्गेई ने सही रास्ते पर लुक्सॉफ स्थापित करने पर खुश है। लुक्सॉफ पत्र लेता है और उस दिन के बाद सर्गेई के लिए काम पर नहीं लौटता है। 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब सर्गेई एक थिएटर की खिड़की पर टिकट खरीद रहा था तो वह उसके बगल में एक छोटे आदमी को नोटिस करता है जो घुंघराले बाल, घुंघराले फर का कोट कॉलर और एक पहना हुआ सीलस्किन टोपी पहने हुआ होता है। यह आदमी समय समय पर टिकट मांगता है और तांबे के सिक्कों में भुगतान करता है। सर्गेई को पता चलता है कि यह शख्स लुक्सॉफ है और उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है। लुक्सॉफ कहते हैं कि वह अच्छा कर रहा है। वह एक नोटरी है और एक महीने में 35 रूबल कमाता है। सर्गेई खुश हो जाता है और लुक्सॉफ से कहता है कि वह उसके लिए लगभग एक गॉडसन की तरह है। वह उस डांट के लुक्सॉफ की याद दिलाता है जो उसने उसे दिया था और उसके शब्दों को नहीं भूलने के लिए धन्यवाद। लुक्सॉफ सर्गेई को धन्यवाद देता है और कहता है कि यह सर्गेई की मदद के लिए नहीं था। लुक्सॉफ शायद अभी भी झूठ बोल रहा है और भीख मांग रहा होगा। वह सर्गेई का आभार व्यक्त करता है लेकिन कहता है कि यह ओल्गा ही था जिसने उसे बचाया। वह बात बताता है कि जब वह सर्गेई के घर जाता था तो ओल्गा उसके सामने बैठती थी, दुखी हो जाती थी और रोते हुए कहती थी कि लुक्सॉफ एक दुर्भाग्यशाली शराबी था जिसे इस जीवन में या आगे कोई खुशी नहीं मिलेगी। वह रोती और दुखी होती लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उसके लिए लकड़ी काटती। वह कबूल करता है कि उसने कभी लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं काटा और उसने यह सब किया। वह समझा नहीं सकता कि इस अधिनियम ने उसे कैसे बदल दिया और उसे बचा लिया। वह सब जानता है कि उसके शब्दों और दयालु कार्यों ने उसका दिल बदल दिया, उसे सही रास्ते पर लाए और वह उसे कभी नहीं भूलेगा। फिर थिएटर की घंटी बजती है और लुक्सॉफ और गैलरी में अंदर जाता है। पर्दा गिर जाता है और यहीं पर कहानी का अंत होता है।